Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 7, The Great Uprising of 1857. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे सोशल कॉजेज से। बेटा हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। भाई ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, ये जो अपराइजिंग हुई 1857 में, उसके क्या क्या कारण थे। तो बेटा इकोनॉमिक कॉजेज को हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में सोशल कॉजेज को डिस्कस करेंगे, सामाजिक कारणों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब धीरे 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 ब्रिटिशर्स ऑल ओवर इंडिया में तो फैल ही गए थे, साथ ही साथ वो अब हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में भी एंट्री लेना चाहते थे। तो हमारे जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, है ना, जो रूढ़िवादी हिंदूज थे, वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि भाई हमारे कस्टम में कोई बाहर वाला आके कोई चेंज करे। खैर कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, हमारे कंजर्वेटिव हिंदूज ने उसे भी नेगेटिव ही लिया। तो देखो पहला जो सोशल चेंज ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए वो थे सती प्रथा को बैन करना। खैर सती प्रथा को बैन करना एक बहुत ही पॉजिटिव मूव था जो ब्रिटिशर्स ने लिया। जिंदा औरत को जला देना, बेटा हमें थोड़ा बहुत भी कभी जल जाता है तो कितना दर्द होता है, पर सती प्रथा में क्या होता था, मरे हुए हस्बैंड के साथ जिंदा औरत को जला दिया जाता था। तो सोचो ये कितनी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इसे बैन कर दिया। अच्छा किया, पर हमारे कंजर्वेटिव हिंदूज को ये अच्छा नहीं लगा। तो ब्रिटिशर्स ने लॉ पास कर दिया कि भाई अब सती बैन की जा रही है। अगर आप सती प्रथा करते पाए गए तो ये इलीगल है, क्राइम है। हमारे हिंदूज़ को ये पसंद नहीं आया, कंजर्वेटिव हिंदूज़ को। फिर हमारे जो हिंदूज़ थे उनको इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेज़ों ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया था। बेटा आज भी हमारी सोसाइटी में विधवाओं की शादी करना दोबारा अच्छा नहीं माना जाता। तो सोचो आज से 200-250 साल पहले तो लोग और ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, नैरो माइंडेड थे, तो उन्हें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई विधवाओं की दूसरी शादी क्यों हो, क्यों ब्रिटिशर्स इसको लीगलाइज कर रहे हैं। तीसरा, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन वीमेन को भी क्या मिले, वेस्टर्न एजुकेशन मिले। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा सा सेक्शन था जो अंग्रेज़ों को शक भरी नज़रों से देखने लगा कि भाई ये तो हमारे कस्टम को, हमारे ट्रेडिशन को करप्ट करने के लिए आए हैं इंडिया में। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स विमेन एजुकेशन की बात करने लगे, विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया, सती को बैन किया, तो हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन इन्हें शक की नज़र से देखने लगा कि भाई ये जो सोशल मेजर्स अंग्रेज ले रहे हैं ये तो इंडियन सोशल कस्टम्स में इनका इंटरफेरेंस है, क्यों हमारे कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट को। जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है। एट पार जो इक्वालिटी वाली फीलिंग होती है वो ब्रिटिशर्स हमारे साथ कभी रखते ही नहीं थे। वो हमें डिसडेन, मतलब डिसडेन का मतलब होता है, जो वर्ड डिसडेन है इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना। वो हमारा अपमान करते थे, हमें तिरस्कृत करते थे और हमेशा ऐसे दिखाते थे, ऐसे मेंटेन करते थे कि भाई हम रेशियली सुपीरियर हैं और तुम इंडियंस लोग इन्फीरियर हो। फिर से समझो, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते थे, है ना। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट ट्रीट इंडियंस एट पार विद देम, इक्वल ट्रीटमेंट इंडियंस को वो नहीं देते थे। वो हमें इन्फीरियर और ख़ुद को सुपीरियर दिखाते थे। ये जो वर्ड डिसडेन है इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना। तो वो हमारा तिरस्कार करते थे, हमारा अपमान करते थे और ख़ुद के लिए एक डेकोरम मेंटेन रखते थे कि भाई हम तो रेशियली सुपीरियर हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि हम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, जो ट्रेन्स होती हैं ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हम सफ़र कर सकें। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व रहता था, इंडियंस को तो अलाउ ही नहीं था उसमें बैठना, ठीक है। दिस वॉज नॉट टेकन लाइटली बाय इंडियंस। और ये सारी चीज़ें अब इंडियंस को अच्छी नहीं लग रही थी कि भाई क्यों आप सुपीरियर, क्यों हम इन्फीरियर, क्यों आप हमारा तिरस्कार करते हो, क्यों फर्स्ट क्लास में ट्रेन के डब्बे में आप ही बैठ के जाओगे, हम नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इंडियंस को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। अब देखो इस टाइम तक बेटा मिशनरीज़ ने बहुत सारे स्कूल खोल दिए थे इंडिया में, इंडियंस को ब्रिटिश एजुकेशन मिल रही थी। इंडियंस वर गेटिंग एजुकेशन एट पार विद द यूरोपियन काउंटर पार्ट। जैसी एजुकेशन ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को मिल रही थी, यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को मिल रही थी, वैसे इंडियंस को मिल रही थी।
है ना। तो हम भी उतने ही पढ़े लिखे जितने वो पढ़े लिखे, पर फिर भी हमें प्रमोशंस नहीं दिए जाते, हमें हाई पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता। तो इंडियंस को ये बात भी बुरी लग रही थी कि भाई हम लोग जब इक्वली एजुकेटेड हैं तो फिर प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है हमारा, हमें हाई पोस्ट पे अपॉइंट क्यों कर रहे हो। तो इस सब से एक डिसकंटेंट आया एजुकेटेड इंडियंस के बीच में, अमंग एजुकेटेड इंडियंस एक डिसकंटेंट, एक असंतोष आया कि भाई ब्रिटिशर्स का जो बिहेवियर है वो ठीक तो नहीं है। और फिर इन सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप डिड यू नो सेक्शन देखें क्या, नहीं देखते, इतना बड़ा है भाई। बेटा हम डिड यू नो सेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये रीड करने के बाद नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर बता देंगे। बहुत बड़ा अननेसेसरी वीडियो बड़ा होगा। अब हम रिलीजियस कॉजेज़ को पढ़ेंगे। रिलीजियस कॉजेज़ में आएगा धर्म, है ना। अभी हमने सोशल पढ़े थे, सोशल मतलब होता है समाज, ठीक है। अब हम रिलीजियस कॉजेज़ को पढ़ेंगे, धर्म से जुड़े हुए कारणों को पढ़ेंगे। बेटा अब हम इंडियंस को डर लगने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहेंगे कि हम भी किसको फॉलो करने लग जाएं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग जाएं। इंडियंस को डर लगने लगा था कि जो कंपनी है वो इंडियंस को, हिंदूज़ को कन्वर्ट कराएगी किसमें, क्रिश्चियनिटी में। तो कुछ जो इंडियंस थे उन्होंने तो खुशी खुशी क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया, और जब वो क्रिश्चियन बन गए, कुछ हमारे इंडियंस जब क्रिश्चियन बन गए तो ये जो डर था इंडियंस के बीच में, इसको और ज़्यादा मजबूती मिल गई कि भैया धीरे धीरे ये लोग तो कन्वर्ट हो ही रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपनी हमें भी कन्वर्ट करा देगी। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया 1850 में, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, आप इनहेरिट करोगे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। मतलब जब ऐसे ऐसे कानून ब्रिटिशर्स बनाएंगे तो हम इंडियंस को ऐसा लगेगा ही ना भाई कि ये एक दिन हमें भी कन्वर्ट कर देंगे। क्या कानून बनाया 1850 में ब्रिटिशर्स ने कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर जाते हो तो भी आपको क्या मिलेगी, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। ये लॉ जैसे ही आया हमारे लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। आफ्टर दिस द मासेस फियर्ड द वर्स्ट। बिल्कुल डर के कारण इतनी ख़राब कंडीशन थी इंडियंस की कि क्या ही बताएं। लोगों को लगने लग गया था भैया कि अब हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है वो अंडर अटैक है। अंडर द ब्रिटिश रूल एंड यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लगने लगा कि भाई अब हमारे धर्म के ऊपर खतरा है, इसीलिए हमें एक हो जाना चाहिए, नहीं तो ये ब्रिटिशर्स तो भाई हमें क्रिश्चियन बनाकर ही छोड़ेंगे। तो इंडियंस का बिलीव था कि इनका जो रिलीजन है वो अंडर अटैक है, अंडर द ब्रिटिश रूल। जब तक ब्रिटिश रूल रहेगा हमारे धर्म को डर रहेगा ही रहेगा। इससे बेटर है कि हम यूनाइटेड हो जाएं और फाइट करें किससे, ब्रिटिशर्स से। अब हम मिलिट्री कॉजेज़ को पढ़ेंगे। मिलिट्री कॉजेज़ मिलिट्री वाले क्या कारण थे अब हम वो पढ़ेंगे। जो कंपनी थी उसने बहुत सारे सिपाहियों को, इंडियन पीपल को एज अ सिपाही अपनी आर्मी में रख लिया। जो कंपनी रिक्रूटेड अ नंबर ऑफ सिपाहीज फ्रॉम इंडिया इन द आर्मी। ब्रिटिशर्स की आर्मी में बहुत सारे इंडियन सिपाही थे। ये जो सिपाही थे बहुत ही बहादुरी से लड़ते थे कंपनी के लिए। बीइंग इंडियन सिटीजन सर्टेन मेजर टेकन बाय कंपनी, पर क्योंकि ये इंडियंस थे तो कुछ ऐसे मेजर्स कंपनी लेती थी जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गए। फिर से ध्यान से सुनो, कंपनी में बहुत सारे सिपाही इंडियन थे, इंडिया की जो लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी में एनरोल हो गए, रिक्रूट हो गए। अब सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ते कंपनी के लिए, पर क्योंकि इंडियन सिटीजन्स थे तो जो कंपनी थी वो कुछ ऐसे मेजर लेती टाइम टू टाइम कि ये इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आते। तो उन्हें लगने लगा धीरे धीरे करके कि यार ये जो ब्रिटिश रूल है ये तो ऑप्रेसिव है ना, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए ही आए हैं ब्रिटिशर्स। जब अवध को एनेक्स किया तो जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए बोले तो सच में हर्ट हो गए कि भाई हमारा राजा तो हर टाइम पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, फिर क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, अंग्रेज़ों ने हमारे राजा को पोजीशन से हटा दिया, अवध को एनेक्स कर लिया। जैसे ही अवध को एनेक्स किया अंग्रेज़ों ने, जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ तो बीट्रे किया गया है, धोखा किया गया है। उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि इनका जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है वो भी अंदर थ्रेट है। तो बहुत सारे
ऐसी चीज़ें हुई एक के बाद एक के बाद एक कि 1857 की जो अपराइजिंग थी वो इनएबाइटेबल दिखने लग गई। अ नंबर ऑफ दीज मिलिट्री कॉजेज कंट्रीब्यूटेड टू द अपराइजिंग। और ये ही जो मिलिट्री कॉजेज थे इन्हीं की वजह से फिर क्या हुई बेटा, अपराइजिंग हुई 1857 में। बेटा जो इंडियन सिपाही होते थे इन्हें ब्रिटिशर्स अनफेयरली ट्रीट करते थे, इनकी सैलरी कम होती थी ब्रिटिश काउंटर पार्ट से। अगर एक ब्रिटिश सोल्जर एक इंडियन सोल्जर है, दोनों का काम सेम भी है, तो ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी ज़्यादा होती थी। अब ब्रिटिशर्स रोट द सिपाही इज रिगार्डेड एज इन्फीरियर क्रिएचर। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जो इंडियन सिपाही होते थे ये इन्फीरियर क्रिएचर थे, ही इज ट्रीटेड रफली। मतलब भाई हम इंडियन सोल्जर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। जो सिपाही थे इन्हें प्रमोट ही नहीं किया जाता था, भले ही कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लें, इन्हें हायर पोजीशंस तक प्रमोट ही नहीं किया जाता था। जो हायर पोस्ट थी आर्मी में वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रहती थी। इंडियंस को कभी भी हाई पोस्ट पे पहुंचाया ही नहीं जाता था, भले वो कितने ही हार्ड वर्किंग क्यों ना हो। जितनी भी हायर पोस्ट थी, जैसे और भी जितनी भी ऊपर की पोजीशन होंगी वो सारी पोजीशंस, मतलब सूबेदार के ऊपर की जितनी भी पोजीशंस होंगी वो सारी के सारी अंग्रेजों के लिए ही होंगी। ऑल पोस्ट हायर देन सूबेदार, सूबेदार की पोस्ट से जितनी भी ऊपर की पोस्ट हैं वहाँ पर इंडियंस होते ही नहीं थे। मतलब वो सारी पोजीशंस इंडियंस के लिए ओपन ही नहीं थी। और सिपाहियों से कहा जाता था कि आप कोई भी कास्ट मार्क, रिलीजियस मार्क्स नहीं पहनेंगे। जैसे कि अगर आप टीका नहीं लगा सकते, है ना, माला नहीं पहन सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ऐसी बहुत सारी रोक लगा दी जाती थी। सिपाही वर वेयर्ड फ्रॉम वेयरिंग कास्ट एंड रिलीजियस मार्क्स। सिपाहियों से कहा जाता था एक बार आप सिपाही बन गए हैं तो ना ही तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई रिलीजियस मार्क दिखना चाहिए, ना ही कोई कास्ट का मार्क्स दिखना चाहिए। जैसे हम लोग कलावा वगैरह बांध लेते हैं ना हथेली पे, हथेली पे नहीं सॉरी, अरे रिस्ट में कलावा आप लोगों ने देखा होगा ना, पूजा के बाद जो बांधते हैं हम, जैसे ये हाथ है यहाँ पर बांधते हैं ना कलावा, वो भी बांधने को मना करते थे ब्रिटिशर्स। फिर एक नया एक्ट लेके आया ब्रिटिशर्स जिसमें कहा गया कि भाई अगर आप ब्रिटिश आर्मी में हैं तो आपको ओवरसीज़ भी ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको हम ओवरसीज़ भी भेजेंगे। बेटा उस टाइम हिंदू कल्चर में ऐसे माना जाता था कि जो समुद्र क्रॉस कर लेगा उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता था। पर एक न्यू एक्ट ये आ गया जिसके थ्रू सिपाहियों के लिए कंपलसरी हो गया कि वंस यू एनरोल फॉर ब्रिटिश आर्मी यू हैव टू सर्व ओवरसीज़। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ओवरसीज़ भी जाना पड़ेगा। इस एक्ट को इंडियंस ने बहुत अच्छे से वेलकम नहीं किया, स्पेशली हिंदू सिपाहियों ने, क्योंकि हिंदू का बिलीव था कि अगर हम अब्रॉड ट्रेवल कर लेंगे, सी को क्रॉस कर लेंगे, तो हमारी कास्ट का लॉस हो जाएगा, मतलब हमारी जाति हमसे छिन जाएगी। इसलिए कोई भी इंडियन सिपाही जाना ही नहीं चाहता था। The British continued the foreign service allowance bhatta that सिपाही were entitled for foreign missions। ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू रखा किसको, फॉरेन सर्विस अलाउंसेस को, जिसको हम भत्ता भी कहते हैं, कि अगर कोई सिपाही फॉरेन मिशन पे जाएगा तो उसको थोड़ा सा एडिशनली पे किया जाएगा, जिसे हम भत्ता कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में अंग्रेजों की साइड से लड़ने जाओगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पे दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज, त्वरित कारण क्या थे। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि परेशानियां धीरे 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 थी, पर वो लास्ट क्या परेशानी थी जिसकी वजह से हम रिवोल्ट करने से चूके नहीं। अब तो हमें लग गया कि नहीं भैया रिवोल्ट ही आखिरी रास्ता है, तो इमीडिएट कॉज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, परेशान तो हम सब थे ही, पर अब एक चिंगारी की देर थी, वो चिंगारी अब हमें मिलेगी इमीडिएट कॉज के फॉर्म में। जितने भी रीजंस थे जो अब तक हमने पढ़े उन सब ने कंट्रीब्यूट किया अपराइजिंग में 1857 की। टेंशन्स जब ज़्यादा बढ़ गई बेटा, अब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स तो अब हम हमारे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ नहीं रहे, हमारे रिलीजन में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे धर्म में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें इन्फीरियर फील करा रहे हैं, हमें ओवरसीज़ भेज रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गया। बस अब एक स्पार्क, एक चिंगारी की देर थी और सब
जल के खाक। अ राइफल कार्टेज बिकम द इमीडिएट कॉज, और इसी को चिंगारी मिली, ठीक है, किस फॉर्म में, राइफल कार्टेज के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे ग्रीस्ड कार्टेजेस इंसिडेंट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एनफील्ड राइफल को इस पॉइंट में, ठीक है, एनफील्ड प्रिशर्ड राइफल भी कहते हैं। दिस वॉज बिकॉज द राइफल हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड इन एनफील्ड। इंग्लैंड में एक जगह है एनफील्ड, वहाँ पर ये राइफल बनाई जाती थी, इसीलिए कहा गया एनफील्ड राइफल, ठीक है। और फिर तो भाई एनफील्ड एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर ये बन रही थी, इसलिए इसका नाम एनफील्ड रखा गया। और इसकी बुलेट को डिज़ाइन किसने किया था? प्रिशत ने। किसने? प्रिशत ने। तो इसीलिए एनफील्ड प्रिशत राइफल इसे कहा गया। ब्रिटिशर्स ने एक नए टाइप की राइफल को इंट्रोड्यूस किया जिससे एनफील्ड प्रिशत राइफल कहा जाता था। अब एनफील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुई थी? एक जगह जो जिसका नाम एनफील्ड है वहाँ पर, और इसकी बुलेट को डिज़ाइन करने वाले कौन थे? प्रिशत, तो इसीलिए इसे एनफील्ड प्रिशत राइफल कहा जाता था। जो इसकी कार्टेज होती थी, जो कारतूस होता था जो इसके अंदर डलता था, उसमें गन पाउडर होता था और एक आयरन बॉल होती थी, ठीक है। एक गन पाउडर होगा और आयरन बॉल होगी। द कार्टेज ऑफ एनफील्ड राइफल, जो कार्टेज थी एनफील्ड राइफल की, उसे कवर किया जाता था एक ग्रीस्ड पेपर रैपर से, जैसे हम बोलते हैं ना चॉकलेट्स के ऊपर रैपर आते हैं, वैसे ही ये जो कार्टेज होती थी एनफील्ड राइफल की, उसके ऊपर भी क्या आता था बेटा? रैपर। जो सिपाही होते थे उन्हें उस रैपर को बाइट ऑफ करना पड़ता था, ठीक है। जब भी आपको कार्टेज को लोड करना हो तो उसके पहले आपको जो ग्रीस्ड रैपर है उसे बाइट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कितनी बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग चॉकलेट का जो पैकेट होता है उसको कैंची वगैरह से नहीं काटते हैं, सीजर नहीं लेते हैं, हम मुंह से काट लेते हैं, है ना। तो वैसे ही जो कार्टेज थी उसके ऊपर जो ग्रीस्ड पेपर होता था जिसे हम रैपर कह रहे हैं, उसको काटना पड़ेगा। जो सिपाही उसे कैसे काटते थे बेटा? मुंह से काट देते थे, बाइट ऑफ करते थे। तो र्यूमर्स ऐसे स्प्रेड होगा कि ये जो ग्रीस है ये किससे बना है? उस फैट से बना है जो पेग और काऊ से लिया गया है। अब बेटा काऊ मतलब हमारे लिए तो गाय माँ के समान है, पेग इतना ज़्यादा इम्प्योर मानते हैं मुस्लिम के, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि क्या कहा गया कि भैया पहली बात तो ये जो एनफील्ड राइफल आप चला रहे हो इसके जो रैपर है उसको मुंह से काटो, है ना, जो ग्रीस्ड कार्टेजेस है उसको मुंह से कट करो। मुंह से कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बाद में पता चला जो ग्रीसिंग है वो फैट से बनी है। किसके फैट से? काऊ और पिग के फैट से। अब क्या करना है? तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर बन गया दोनों के लिए, हिंदूज़ के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, क्योंकि भाई जो हिंदूज़ होते हैं उनके लिए गाय सेक्रेट है और मुस्लिम्स के लिए पिग्स फिल्थी हैं। फिल्थी मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा गंदा, ठीक है। और इससे दोनों ही गुस्सा हो गए, दिस इन्फ्यूरिएटेड बोथ। तो इन्होंने ये जो गौ मांस, सुअर के मांस से बनी हुई ये जो ग्रीस थी इसने दोनों को गुस्सा दिलाया, हिंदूज़ को भी और मुस्लिम्स को भी। दिस इन्फ्यूरिएटेड बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम। इसने दोनों के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया। जो सिपाही थे वो श्योर थे कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने डेलिबरेटली बोले तो जानबूझ के ऐसा किया है, ठीक है। दिस टू डिफाइल देयर रिलीजन, हमारे रिलीजन को डिफाइल करने के लिए, है ना, हमें और ज़्यादा इन्फीरियर या डीमीन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ऐसा किया है। बहुत सारे इंडियंस को ऐसा लगने लगा, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ये है एनफील्ड राइफल। बेटा डिड यू नो सेक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, हम बना देंगे वीडियो। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इस सरप्राइजिंग की इस रिवोल्ट की शुरुआत कैसे होती है। मंगल पांडे पहले सोल्जर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई इस कार्टेज को तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये सिपाही थे 5th कंपनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के 5th कंपनी के सिपाही थे। कौन? हमारे मंगल पांडे। और ये कहाँ पर स्टेशन थे? कहाँ पर थे? बराकपुर में।
बराकपुर में जो 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी उसके 5th कंपनी के सोल्जर या सिपाही हुआ करते थे मंगल पांडे। इन्होंने ओपनली बोल दिया भाई मैं इस कार्टेज का यूज़ नहीं करूँगा। ही फायर्ड एट एस ब्रिटिश कमांडर, उन्होंने एक गोली ब्रिटिश कमांडर के ऊपर ही चला दी। कब चला दी? 29 मार्च 1857 को। और अपने फेलो सिपाहियों से कहा कि भाई ना तो मैं ना ही तो आप, हम दोनों इस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। ही अर्ज्ड, उसने रिक्वेस्ट की अपने फेलो सिपाही से टू फॉलो सूट एंड जॉइन हैंड्स टू पुट एन एंड टू कंपनी रूल। उसने अपने लोगों से बोला कि भाई चलो आओ हम सब मिलजुल के कंपनी रूल को ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो ये हमें किसी लायक नहीं बचने देंगे, हमारे धर्म को खा जाएंगे, हमारी जातों को खा जाएंगे। मंगल पांडे को इस रिवोल्ट के चक्कर में हैंग कर दिया गया कि भाई तुम खुद तो रिवोल्ट कर रहे हो, दूसरों को भी उकसा रहे हो, गलत बात है, इसलिए उन्हें फांसी लगा दी। इससे और फ्यूरर बढ़ गया सिपाहियों में, और ज़्यादा आक्रोश और ज़्यादा गुस्सा आ गया। 85 सिपाही जो थे, जो 3rd बंगाली लाइट कैवलरी से बिलोंग करते थे, जो कि मेरठ में स्टेशन थे। 85 सिपाही, ये 85 सिपाही कहाँ के थे? 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के थे। कहाँ पर पोस्टेड थे? मेरठ में। उन्होंने भी मना कर दिया 24 अप्रैल को कि भाई हम भी इस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बहुत ह्यूमिलिएट किया सिपाहियों को, ठीक है, तो बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में बोला कि भाई ये लोग पागल हैं, मूर्ख हैं, गधे हैं, मतलब जो जो भी बोला, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया हमारे सोल्जर्स को कि ऐसे कैसे आप नहीं यूज़ करोगे, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इन्हें डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और इन्हें जेल में डाल दिया गया 9 मई को। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जो आर्मी के लोग, कौन सी आर्मी के लोग थे? 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के, जो मेरठ के थे, इन्हें जेल में डाल दिया गया। द सिपाही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और अब सिपाहियों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। 10 मई को जो बैनर था रिवोल्ट का उसे रेस कर दिया गया कि भाई अब ओपन चैलेंज दे रहे हैं हम ब्रिटिश अथॉरिटी को। ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया गया। कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया गया। देयर कैप्चर्ड ब्रिटेन वर रिलीज फ्रॉम प्रिजनर्स, और इनके जो ब्रादरीन जो भाई लोग, ब्रादरीन मतलब इनके जो भाई लोग, जो साथी संगी थे, जिनको जेल में डाल दिया गया था ना 9 मई को, इन सबको इन्होंने छुड़ा लिया। द सिपाही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। 10 मई को इन्होंने बैनर उठा लिया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया मेरठ में। अब इनके जो ब्रादरीन थे, इनके जो भाई लोग थे जो जेल में थे, है ना, उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया इन्हीं सिपाहियों ने। जो सिपाही थे उन्होंने जितने भी आर्म्स और एमिनेशन थे उस जेल में, उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। और इवेंचुअली बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस, और यहीं से एक बहुत बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस चालू होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। एक के बाद लोग इनसे जुड़ते गए और इवेंचुअली ये बन गया, क्या बन गया? बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द कंपनी। जब ये रिवोल्ट हो गया ना मेरठ में, तो जो सिपाही थे, आफ्टर दिस रिवोल्ट इन मेरठ में तो रिवोल्ट हुआ, इसके बाद ये सिपाही दिल्ली की तरफ चलने लगे। पूरी रात चले। कहाँ पहुँचना था इनको? दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुँचे सुबह सुबह, तो सिपाहियों ने दूसरी जो रेजिमेंट के सिपाही थे उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया, दिल्ली तक ये पहुँच गए। द सिपाही फ्रॉम अदर रेजिमेंट्स टू हैड मार्च टू दिल्ली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री से जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ आने लगे। दिल्ली को टेक ओवर किया किसने? सिपाहियों ने। बहादुर शाह जफ़र को इन सिपाहियों ने बनाया एम्परर ऑफ इंडिया। कहा कि भाई एम्परर ऑफ इंडिया तो आप ही हो, आप ही हमारे पूरे रिवोल्ट को गाइड करो, और आप अब बन गए हो एम्परर ऑफ इंडिया और हमारे लीडर। बेटा स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें।